हेलो एवरीबॉडी। आप लोगों के कंपनी लॉ के मॉड्यूल में जो सेकंड चैप्टर है शेयर एंड शेयर कैपिटल से रिलेटेड, उसमें एक टॉपिक आता है डिपॉजिटरीज सिस्टम का, डिपॉजिटरीज फ्रेमवर्क का। वो टॉपिक लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिपॉजिटरी सिस्टम हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के मॉड्यूल में डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में जो कुछ भी बताया है, हमें वो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ता है कि आखिर ये डिपॉजिटरी सिस्टम आया क्यों, कहाँ से आया, क्या पर्पस था इस सिस्टम को लेकर आने का, और ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले अपनी तरफ से अलग से डिस्कस कर रहे हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाने के बाद, सारा बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाने के बाद फिर हम इस मॉड्यूल पर आएंगे और यहाँ पर आकर के उन्हीं चीजों को दोबारा यहाँ पर जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में पढ़कर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ बेसिक्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। एकदम से डिपॉजिटरी सिस्टम पर नहीं जाते हैं, हम पहले समझते हैं कि डिपॉजिटरी सिस्टम के आने के पहले होता क्या था। तो देखो, इंडिया में डिपॉजिटरीज आए थे इन द ईयर 1996। 1996 से डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके पहले तक ये सिस्टम था नहीं। तो उस वक्त क्या होता था, तो उस वक्त जो है सिक्योरिटीज इशू हुआ करती थी इन फिजिकल फॉर्म। सिक्योरिटीज पहले इशू की जाती थी इन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज तब इशू करने वाली जो कंपनी है उसे हम लोग हमेशा से बुलाते हैं इशूअर। इशूअर का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो कोई सिक्योरिटीज को इशू कर रही है। अब पहले के जमाने में जब डिपॉजिटरी सिस्टम नहीं था, तब सारी सिक्योरिटीज आया करती थी इन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में कंपनी जब सिक्योरिटीज बेचती थी तो पब्लिक में से जिस किसी व्यक्ति ने सिक्योरिटीज को खरीदा, क्योंकि वो उस फिजिकल फॉर्म वाली सिक्योरिटीज को होल्ड करता था, तो उस व्यक्ति का नाम आता था कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में हम नाम लिख दिया करते थे उस पर्सन का जिस पर्सन ने इन सिक्योरिटीज को खरीदा है। जिसने खरीदा वो फिजिकल फॉर्म में इनको होल्ड करेगा और उसी व्यक्ति का नाम लिख दिया जाएगा कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जैसे पहले क्या होता था, पहले अगर शर्मा जी ने खरीदी है सिक्योरिटीज तो नाम लिख दिया जाता था मिस्टर शर्मा का। वर्मा जी ने खरीदी है तो नाम लिख देते थे मिस्टर वर्मा। चोपड़ा जी ने खरीदी है तो नाम लिख देते थे मिस्टर चोपड़ा। और इनके नाम के आगे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज लिख दी जाती थी कि इन्होंने इतने नंबर ऑफ शेयर्स या इतने नंबर ऑफ डिबेंचर्स या बॉन्ड्स खरीदे हैं। ये हुआ करता था कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर। अब सपोज अगर शर्मा जी ने अपनी सिक्योरिटीज किसी को ट्रांसफर की तो सिक्योरिटीज हुआ करती थी इन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में वो एक शेयर सर्टिफिकेट की तरह हुआ करती थी। ये फिजिकल फॉर्म में ये कागज का टुकड़ा जो है, ये जब ट्रांसफर होता था तो शर्मा जी इस शेयर सर्टिफिकेट को भेजेंगे किसी दूसरे पर्सन के पास, से मिस्टर एक्स के पास इन सिक्योरिटीज को भेजा जाएगा। तो मिस्टर एक्स ने अगर खरीदा है तो पहले शर्मा जी के पास से ये सिक्योरिटीज जाएंगी मिस्टर एक्स के पास। फिर मिस्टर एक्स इनको लॉन्च करेगा कंपनी के पास में कि मेरे नाम पर इसे ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर उसके बाद में कंपनी इन शेयर सर्टिफिकेट्स को पहले कैंसिल करेगी। ये पुराने वाले शेयर सर्टिफिकेट पर क्योंकि नाम लिखा हुआ है शर्मा जी का, तो शर्मा जी के नाम के ये शेयर सर्टिफिकेट्स किए जाएंगे कैंसिल। फिर इनके बदले में एक नया शेयर सर्टिफिकेट बनेगा जिसके ऊपर नाम लिखा होगा मिस्टर एक्स का। फिर उसके बाद मिस्टर एक्स को ये शेयर्स मिलते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले के जमाने में जब शेयर्स हुआ करते थे फिजिकल फॉर्म में, तो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स इशू करने वाली कंपनी इशूअर, वो शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करती थी फिजिकल फॉर्म में, जिसमें इशूअर का, जिसमें इन्वेस्टर का नाम लिखा होता था। ट्रांसफर अगर करना है तो एक का सर्टिफिकेट कैंसिल होगा, फिर उसकी जगह पर दूसरे का सर्टिफिकेट बनता था। कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी चेंज आता था। शर्मा जी का नाम हटाकर फिर उनकी जगह पर लिख दिया जाता था कि इनके शेयर्स ट्रांसफर कर दिए गए हैं मिस्टर एक्स के नाम पर। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर पे भी एक इम्पैक्ट आता था। ये जो शेयर्स हुआ करते थे ना फिजिकल फॉर्म में, इनसे रिलेटेड बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। एक तो आप लोगों ने अभी अभी देखा, यहाँ डिले बहुत होता है।
डिले होता है जब हम लोग सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करते हैं तो बहुत समय लग जाता है। एक का सर्टिफिकेट कैंसिल होगा, दूसरे का बनेगा, समय तो डेफिनेटली इसमें लग जाता था, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था। अगर किसी कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज पर हमने शेयर्स बेचे आज हैं, लेकिन ये शेयर्स सामने वाले तक पहुंचेंगे उसमें समय लगता था। अगर मैंने आज इनको बेचा तो मैं इंदौर में हूं और जिस व्यक्ति ने इनको खरीदा अगर वो हैदराबाद में रहता है तो यहां से वहां तक शेयर्स को हमें पहुंचाने में, डिलीवर करने में समय भी लग जाता था बहुत ज्यादा। तो स्टॉक एक्सचेंज भी ना बहुत एकदम कछुए की चाल से चलता था, बहुत ज्यादा स्पीड स्टॉक एक्सचेंज में आ नहीं पा रही थी। इसके अलावा अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे तो यहाँ पर दिक्कत ये थी कि फिजिकल फॉर्म वाला जो शेयर सर्टिफिकेट है इसके साथ में रिस्क एसोसिएटेड थे, बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड है। जैसे कि अल्टीमेटली ये शेयर सर्टिफिकेट है तो एक कागज का टुकड़ा, ये जल भी सकता था, ये फट भी सकता था, ये गल भी सकता है, अगर आंधी आ गई तो ये उड़ भी सकता है, इसके खो जाने के भी चांसेस है। और अगर किसी भी वजह से ये शेयर सर्टिफिकेट अगर खराब हो जाता है, खो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमें दूसरा शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के पास से लेना पड़ता था, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ओरिजिनल आने में ही जब इतना समय लग जाता था तो सोचो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आने में तो और ज्यादा समय लगेगा। तो ये फिजिकल फॉर्म वाले शेयर्स जो हुआ करते थे उनके साथ में कई तरह के रिस्क भी एसोसिएटेड थे। रिस्क था, डिले हुआ करता था, स्पीड नहीं आती थी स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी हमको बार बार चेंजेस करना पड़ते थे। ये इतने सारे ड्रॉबैक्स को देखते हुए और क्योंकि हमें स्टॉक एक्सचेंज में भी एक स्पीड मेंटेन करनी थी, एक रिदम मेंटेन करना था, तो इन द ईयर 1996 सेबी इंडिया में इंट्रोड्यूस करती है एक सिस्टम जिसको हम लोग बुलाते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। ये सिस्टम कहलाता था डिपॉजिटरी सिस्टम, जिस सिस्टम में सेबी ने कहा था कि अब जो है अब कोई भी सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेंगी, ये सारी की सारी सिक्योरिटीज अब कन्वर्ट करवा देनी पड़ेंगी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज का कन्वर्जन मतलब होता था, पहले शेयर्स हुआ करते थे फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट के रूप में, अब ये शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेंगे एक कंप्यूटर एंट्री की तरह। एक सिस्टम होगा, कंप्यूटर सिस्टम होगा, जिसके अंदर इन्वेस्टर ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं उसकी डिटेल्स डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उस कंप्यूटर के अंदर, उस सिस्टम के अंदर सेव्ड रहेंगी। अब किसी भी व्यक्ति ने अगर शेयर्स खरीदे तो शेयर्स उसके हथेली पर नहीं आते हैं, शेयर सर्टिफिकेट के रूप में, कागज के रूप में नहीं आते हैं। अब शेयर्स चले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटाइज्ड फॉर्म में, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कैसे हम खरीदते हैं, किस तरीके से मेंटेन किया जाता है इनको, वो सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर सिक्योरिटीज आ जाती है तो जैसे बैंकिंग सिस्टम में होता है ना, बैंक में हम पैसा जमा करवाते हैं और बदले में एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री मिल जाती है जिसमें लिखा होता है कि आपने 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं। वो पासबुक में जो एंट्रीज आती हैं, ये एंट्रीज एक तरह से हमारे लिए प्रूफ है कि हमारा पैसा इस बैंक के पास है। बस बिल्कुल वैसे ही ये डीमैट फॉर्म में, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर शेयर्स होंगे तो शेयर्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे होंगे सिस्टम के अंदर और हमारे पास प्रूफ आ जाता है कि हमारे नाम पर इतने नंबर ऑफ शेयर्स आ चुके हैं। बिल्कुल बैंक की तरह डिपॉजिटरी सिस्टम भी काम करता है। जैसे बैंक में हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं, हम डिपॉजिटरी के पास में भी अपना अकाउंट खुलवाते हैं। अपने अकाउंट में हम अपना पैसा डालेंगे, किसी और के अकाउंट में नहीं जाएगा। सिमिलरली हमारे अकाउंट में हमारे ही शेयर्स आएंगे, किसी और के अकाउंट में हमारे शेयर्स अपने आप नहीं चले जाते। अपने अकाउंट में रखा हुआ पैसा हम किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज भी अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो रखी गई हैं, अपने अकाउंट में से हम किसी और के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे बैंक में हम लोग पैसे के साथ डील करते हैं, वैसे ही यहाँ पर डील किया जाता है सिक्योरिटीज के साथ। ठीक है,
ये सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगी। सेबी का कहना था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर सिक्योरिटीज होती है तो पहली बात तो अब ट्रांसफर करने में समय नहीं लगेगा, शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, एक कंप्यूटर एंट्री है। तो अगर एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में हमको शेयर्स ट्रांसफर करना है तो हमको ज्यादा से ज्यादा एक एंट्री करनी होगी कंप्यूटर में और शेयर्स फटाक से ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे के अकाउंट में। तो पहले जहां पर कम से कम 5-6 दिन लग जाते थे, अब यहाँ पर ये काम विद इन सेकेंड्स हो सकता है, तो ट्रांसफर इमीडिएट किया जा सकता है। दूसरी बात, फिजिकल फॉर्म वाले शेयर सर्टिफिकेट्स के साथ में रिस्क एसोसिएटेड थे, जल सकते हैं, खो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, उड़ सकते हैं। यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले सिक्योरिटीज के साथ ऐसा कोई रिस्क अब रहेगा नहीं। ये शेयर्स अब हमारे पास में फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर्स रखे जाते हैं ये ना जल सकते हैं, ना कट सकते हैं, ना फट सकते हैं, ना चोरी हो सकते हैं। तो अब रिस्क सारे के सारे हो जाते हैं खत्म। मतलब सिक्योरिटीज अगर फिजिकल फॉर्म में है तो उससे कहीं ज्यादा फायदा मिलता है अगर सिक्योरिटीज हो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले सिक्योरिटीज की माना बहुत फायदे हैं। फिजिकल फॉर्म के कंपैरिजन में ये बहुत सेफ है, सिक्योर्ड है, फास्ट मूविंग है। बट अब जरूरी था कि इन सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई तो होल्ड करके रखे, क्योंकि इन्वेस्टर्स खुद अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करके नहीं रख सकते। तो अब इन सिक्योरिटीज को हम कहाँ रखवाएं? जैसे हम अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए बैंक के पास जाते हैं, सिमिलरली अपनी सिक्योरिटीज को अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है तो हमें इनको रखवाना पड़ता है डिपॉजिटरीज के पास। इंडिया में 1996 में डिपॉजिटरीज एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया और उसी के साथ में 2 डिपॉजिटरीज भी बनाए गए। एक का नाम था NSDL और एक का नाम था CDSL। NSDL, CDSL हम इनको प्यार से बुलाते हैं, वरना इनका पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड NSDL एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL। ये 2 डिपॉजिटरीज हैं जो लोग 1996 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए और आज की तारीख तक भी यही 2 डिपॉजिटरीज काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना चाहता है तो उसे इन सिक्योरिटीज को रखवाना पड़ता है इन दोनों में से जो भी डिपॉजिटरी आपको उचित लगे, जो आपको पसंद आए, आप उसके पास अपनी सिक्योरिटीज को रखवा सकते हैं। जैसे इंडिया में पैसे डिपॉजिट करने के लिए कई सारी बैंक्स हैं, यहाँ हमारे पास सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिट करने के लिए सिर्फ 2 हैं, एक है NSDL, दूसरा है CDSL। 2 भी इसलिए ताकि कंपटीशन बना रहे, इन्वेस्टर्स को कॉम्पिटिटिव सर्विसेज मिलती रहे। और अब आपकी चॉइस, आपको चाहिए तो आप NSDL के पास जाओ, आपको चाहिए तो आप CDSL के पास जा सकते हो अपनी सिक्योरिटीज रखवाने के लिए। ठीक है, डिपॉजिटरी सिस्टम काम कैसे करता है? तो इस डिपॉजिटरी सिस्टम में एक तो आ जाता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी सिस्टम में डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स, जैसे कि हम अगर अपनी सिक्योरिटीज को डिपॉजिटरीज के पास रखवाना चाहते हैं ना, तो हम एज अ इन्वेस्टर डायरेक्टली डिपॉजिटरीज से कांटेक्ट नहीं कर सकते। हमारा इन्वेस्टर्स का एंड डिपॉजिटरीज का डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हो सकती। इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटरीज के बीच में आता है एक और व्यक्ति जिसको हम लोग बुलाते हैं प्यार से DP, प्यार से DP बुलाते हैं, वरना इसका नाम है एक्चुअली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होता है ना, एक्चुअली एजेंट की तरह है। ये होता है डिपॉजिटरी के एजेंट की तरह काम करता है। इंडिया में डिपॉजिटरीज केवल 2 है, लेकिन इन दोनों डिपॉजिटरीज के कई सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव में आपको कई सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स मिल जाएंगे। ये DP जो होता है ये इंटरफेस होता है, इंटरफेस बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। अब सपोज मैं अगर इंदौर में रहती हूँ और इंदौर में रहते हुए मुझे अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे डिपॉजिटरी के पास जाना पड़ेगा।
डिपॉजिटरीज एनएसडीएल सीडीएसएल दोनों बैठे हुए हैं मुंबई में। इंदौर से मुंबई मैं बार बार यहां से वहां कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसे में डिपॉजिटरीज ने इंदौर में ही अपने एक एजेंट को अपॉइंट कर दिया है। ये एजेंट कहलाता है डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मैं इंदौर में हूं और मुझे अपनी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखवानी है, तो मुझे अब डिपॉजिटरी के पास नहीं जाना है, मुझे जाना पड़ेगा डीपी के पास। लोकल एरिया में डीपीज अवेलेबल होते हैं, हम उनके पास जाएंगे, हम उनके पास जाकर अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे और फिर डीपी इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा डिपॉजिटरी के पास। एक बात याद रखना कि डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर डायरेक्टली आपस में एक दूसरे के साथ कभी भी करस्पॉन्डेंस करेंगे नहीं, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होगा नहीं। डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच हमेशा रहेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सेबी का कहना है कि एक डिपॉजिटरी के पास कम से कम एक डीपी का होना तो कंपलसरी है, कम से कम एक डीपी का होना कंपलसरी है। इसलिए बिकॉज डिपॉजिटरी इन्वेस्टर से डायरेक्टली बात कर ही नहीं सकता, वो करेगा ही थ्रू डीपी, तो कम से कम एक डीपी का होना तो बहुत जरूरी है, वरना ज्यादा से ज्यादा में जितने डीपीज आपको अपॉइंट करने हैं आप कर सकते हैं। एनएसडीएल के अपने डीपीज हैं, सीडीएसएल के अपने डीपीज हैं, और एनएसडीएल एंड सीडीएसएल ने लगभग हर गांव और हर शहर में अपने कई सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपॉइंट किए हुए हैं। जितने ज्यादा डीपीज होंगे, इन्वेस्टर्स तक अप्रोच होगी इन डिपॉजिटरीज की उतनी ही ज्यादा, इससे उनको बिजनेस भी मिलेगा और इन्वेस्टर्स को भी सहूलियत होगी। अब वो बार बार डिपॉजिटरी के लिए अपने काम के लिए मुंबई उनको जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी डिपॉजिटरी से डायरेक्टली बातचीत करना अलाउड नहीं है, हमें हमेशा जाना पड़ेगा थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है कि डिपॉजिटरी सिस्टम में एक तो आता है डिपॉजिटरी खुद और दूसरा आता है डिपॉजिटरी का एजेंट, जिस एजेंट को हम लोग बुलाते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के नाम से। इस सिस्टम में एक टर्म और है जिसे कहा जाता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि इंडिया में ना लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, हर किसी के पास में सिक्योरिटीज हैं। ये सिक्योरिटीज वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी के पास रखवाना चाहते हैं। तो लाखों तो कंपनीज है, करोड़ों तो इन्वेस्टर्स हैं और हर किसी के पास में कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज है। तो इन सिक्योरिटीज को जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी के पास रखवाने जाते हैं तो हर एक इन्वेस्टर का एक अकाउंट होता है, सेपरेट अकाउंट, जिसे कहा जाता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का एक नंबर दिया जाता है जो यूनिक नंबर होता है। यूनिक नंबर का मतलब ये नंबर जो डीमैट अकाउंट का मुझे अलॉट किया गया है, ये नंबर पूरे इंडिया में और किसी को दिया जाएगा नहीं। अगर मैं एज अ इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखवाना चाहती हूं तो सबसे पहले मुझे एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा जिसे कहा जाता है डीमैट अकाउंट। बिल्कुल वैसे जैसे हम लोग बैंक के पास अगर जाते हैं और बैंक को कहते हैं हमारा पैसा आप संभाल के रखो, तो बैंक हमसे कहेगा कि सबसे पहले तो आप अकाउंट ओपन करवाओ। हम या तो सेविंग अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट या करंट अकाउंट या जो भी अकाउंट हमको उचित लगता है हम वो अकाउंट बैंक के पास ओपन करवाते हैं। जैसे मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जो भी पैसे दिए जाएंगे वो मेरे अकाउंट में अगर मैं देती हूं तो मेरे ही अकाउंट में जाएंगे, किसी और के अकाउंट में नहीं। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई सिक्योरिटीज है और मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखवाना चाहती हूं तो मुझे जाकर के डीपी से कहना है, डीपी जाकर के डिपॉजिटरी को बताएगा और डिपॉजिटरी मेरे इन सिक्योरिटीज को मेरे डीमैट अकाउंट में रखता है। डीमैट अकाउंट हर इंडिविजुअल के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए अलग अलग ओपन किए जाते हैं। सबका एक अकाउंट नहीं होता है पर सबके पास कम से कम एक एक अकाउंट तो होता ही है। डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है ताकि हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज को जिसकी जो सिक्योरिटीज है उसको उसी के ही डीमैट अकाउंट में रख सके। डीमैट अकाउंट में एक बार सिक्योरिटीज अगर आ जाती है
तो अब इनको मैं चाहूं तो किसी और के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकती हूँ, किसी और के डीमैट अकाउंट से मेरे अकाउंट में सिक्योरिटीज ट्रांसफर होकर के आ सकती हैं। और अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो अब ये काम सिर्फ एक कंप्यूटर एंट्री से हो जाता है। कंप्यूटर पे हम एंट्री करते हैं कि इस डीमैट अकाउंट को डेबिट किया जाए और उस डीमैट अकाउंट को क्रेडिट। यहां से सिक्योरिटीज निकली और उधर सिक्योरिटीज पहुंच जाती हैं। पहले जहां ये काम करने में दिन लग जाते थे, अब यहाँ सेकेंड्स लगते हैं। मतलब डीमैट अकाउंट हर एक इन्वेस्टर का एक एक डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। डीमैट अकाउंट हम कहाँ ओपन करवाएं? तो हम जानते हैं ना, लोकल एरिया में वो बैठा हुआ है एजेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो एज एन इन्वेस्टर मैं अपने एरिया के डीपी के पास जाऊंगी, मैं उसके पास जाकर के अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाऊंगी। बट इस डीमैट अकाउंट को ऑपरेट करने का काम करेगा डिपॉजिटरी। और किसके कहने पर करेगा? तो डीपी के कहने पर। कैसे? तो अब अगर सपोज मैं हूं इन्वेस्टर, मैंने कोई अकाउंट, मेरा डीमैट अकाउंट है, मैं एक इन्वेस्टर हूं, और मेरा एक डीमैट अकाउंट है। मुझे अपने डीमैट अकाउंट में रखे हुए 100 शेयर्स को किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करना है। तो पहले तो शेयर्स हमारे हाथ में होते थे तो हम खुद ट्रांसफर कर देते थे। अब शेयर्स है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर हम खुद नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टर जाकर के ये रिक्वेस्ट करेगा डीपी को, डीपी को जाकर कहेगा कि मेरे अकाउंट में से 100 शेयर्स किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर मुझे करवाने की इच्छा है। डीपी जाकर के इसके बारे में बताकर आएगा डिपॉजिटरी को, और डिपॉजिटरी फिर डीपी के कहने पर, डीपी जिसको कि इन्वेस्टर ने कहा है, फिर डीपी जाकर के डिपॉजिटरी को बताएगा, और डीपी के कहने पर डिपॉजिटरी मेरे अकाउंट में रखे हुए 100 शेयर्स को जिस अकाउंट में मैंने कहा है उस अकाउंट में ट्रांसफर दे देता है। ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चल रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम होता है बहुत स्पीड में, यहाँ ज्यादा समय लगेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी आगे इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, पहले हम लोग इतना रिपीट कर लेते हैं। पहले सिक्योरिटीज हुआ करती थी फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट्स आते थे, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स आते थे, जिनके साथ में जुड़े हुए बहुत सारे रिस्क भी हुआ करते थे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। इन ड्रॉबैक से उभरने के लिए सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम ऑफ डिपॉजिटरीज इन 1996। डिपॉजिटरी सिस्टम में अब सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में नहीं होती हैं, अब सिक्योरिटीज होती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अगर सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसके बहुत फायदे हैं, फास्टर ट्रांसफर हो जाते हैं, फिजिकल फॉर्म वाली सिक्योरिटीज से जुड़ी हुई सारी रिस्क भी खत्म हो जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी स्पीड आ जाती है, और यहाँ पर सेफ्टी बहुत रहती है। अगर इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम चलाना है तो हमें इंडिया में जरूरत थी सबसे पहले तो डिपॉजिटरीज की। तो 2 डिपॉजिटरीज इंडिया में लेकर आए 1996 में, पहला NSDL, दूसरा CDSL। बट प्रॉब्लम यह है कि डिपॉजिटरीज और इन्वेस्टर्स डायरेक्टली आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर आता है जिसको हम बुलाते हैं एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, जिसका नाम होता है डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डीपी जो होता है उसका काम होगा, इन्वेस्टर्स की रिक्वेस्ट को डीपी रिसीव करता है और इन रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है डिपॉजिटरी के पास। अल्टीमेटली इफेक्ट तो देने वाला डिपॉजिटरी है, पर डिपॉजिटरी खुद कोई काम करेगा, डायरेक्टली करेगा नहीं। इन्वेस्टर्स डायरेक्टली डिपॉजिटरी से कांटेक्ट करेंगे नहीं। अगर हमको हमारी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखवानी है तो हमें पहले एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। जैसे बैंक में भी अकाउंट्स ओपन होते हैं, यहाँ पर भी अकाउंट ओपन होगा, और इस अकाउंट को हम लोग बुलाते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट हर व्यक्ति का यूनिक अकाउंट होता है। इस अकाउंट में किसी और की सिक्योरिटीज नहीं आती, हमारी सिक्योरिटीज हमारे ही अकाउंट में रहेंगी। अगर मैं चाहूं तो अपने अकाउंट से सिक्योरिटीज किसी और को ट्रांसफर भी कर सकती हूं, और किसी और ने मुझे ट्रांसफर दिया है तो मैं अपने डीमैट अकाउंट में इन सिक्योरिटीज को ले भी सकती हूं। बट हमारे डीमैट अकाउंट में वही होगा जो हम कहेंगे हमारे डिपॉजिटरी से करने के लिए,
और डिपॉजिटरी से हम डायरेक्टली तो बात करेंगे ही नहीं, बीच में हमेशा रहेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेंगे, डीमटेरियलाइजेशन सॉरी डिपॉजिटरीज का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया, डीपीज आ गए, डीमैट अकाउंट्स ओपन होने लग गए, डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज रखी जाएंगी, ये बात भी सबको क्लियर थी। लेकिन अब होता ये है कि जब भी कोई नया सिस्टम आता है ना मार्केट में, तो लोग एकदम से उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, लोग एकदम से उस सिस्टम को अडॉप्ट भी नहीं करते। तो सेबी के लिए जरूरी था कि अब इस मार्केट में सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रखा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के ही फायदे हैं, फिजिकल फॉर्म में तो नुकसान ही नुकसान था। तो एक तरीका निकाला, सेबी ने सर्कुलर्स इशू किए। सर्कुलर्स के द्वारा सेबी ने कहा कि अब ये 1996 के बाद से 1996 के बाद से डिपॉजिटरी सिस्टम के आ जाने के बाद से अब अगर कोई भी इशूअर सिक्योरिटीज अगर इशू करेगा, तो सेबी ने कहा कि ये सिक्योरिटीज इशू होंगी ही केवल और केवल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब कोई भी इशूअर सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में इशू कर पाएगा नहीं। अब सिक्योरिटीज इशू अगर हुई तो होंगी ही केवल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज इशू होंगी ही नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इशूअर्स जब भी सिक्योरिटीज इशू करेंगे 96 के बाद से, लोगों को शेयर्स मिलेंगे ही इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उनको फिजिकल फॉर्म में मिलेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे दिया जाएगा? तो भाई जब आप शेयर्स खरीदोगे तो आप शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भर के कंपनी को भेजोगे, तो इशूअर को जब आप ये शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे ना, तो उसमें डिटेल्स लिखनी पड़ती है फॉर्म में। हमारा डीमैट अकाउंट नंबर हमको देना पड़ता है, हमारा डीपी आईडी नंबर देना पड़ता है, कौन से डिपॉजिटरी के पास हम अपना अकाउंट रखते हैं उसका नाम लिखते हैं, हमारा जो क्लाइंट आईडी होता है हमें वो क्लाइंट आईडी की भी डिटेल्स देनी पड़ती है। कंपनी जब ये एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव करती है तो उसमें ऑलरेडी मेरे डीमैट अकाउंट की पूरी डिटेल्स कंपनी के पास है। अब अगर मुझे कुछ शेयर्स अलॉट किए जाने हैं तो अलॉटमेंट करते समय अब शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं छपेंगे। अब कंपनी डिपॉजिटरी को जाकर के कहेगी कि देखो ये डीमैट अकाउंट नंबर है, ये डीमैट अकाउंट आपके पास मेंटेन्ड है, क्योंकि हमको इन्वेस्टर ने लिखकर दिया है फॉर्म में कि एनएसडीएल के पास में हमारा अकाउंट है। तो एनएसडीएल को जाकर के बोलेंगे कि इस डीमैट अकाउंट नंबर में इतने नंबर ऑफ शेयर्स क्रेडिट कर देना, क्योंकि हमने इनको शेयर्स अलॉट किए हैं। अब मेरे डीमैट अकाउंट में एनएसडीएल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स क्रिएट करता है और उसको वहां पर क्रेडिट कर देता है। मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाता है, बीइंग एन इन्वेस्टर इन्फॉर्म ये करेंगे कि भाई आपके नाम पर कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया है और आपके डीमैट अकाउंट में हमने शेयर्स पहुंचा दिए हैं, चेक कर लेना। अपने डीमैट अकाउंट की डिटेल्स को हर इन्वेस्टर एक्सेस कर सकता है, उसके अंदर आए हुए शेयर्स, ट्रांसफर किए हुए शेयर्स, इन सब की डिटेल्स हमको आसानी से मिल जाती है। तो हमारे डीमैट अकाउंट में अब डायरेक्टली आ जाते हैं शेयर्स। जब कोई इशूअर डायरेक्टली हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स पहुंचाता है तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। क्रेडिट इसलिए बिकॉज डीमैट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शेयर्स लिखे जाते हैं। हमारे अकाउंट में ये शेयर्स आए हैं तो ये क्रेडिट साइड पर आएंगे, इसलिए इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। तो एक तो सेबी ने कहा कि भाई 96 के बाद से अब अगर शेयर्स आएंगे तो वो तो आएंगे ही सिर्फ और सिर्फ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में तो आएंगे ही नहीं। दूसरा, अब सेबी को जरूरत थी इस बात की कि भाई जो शेयर्स 96 के पहले से हैं लोगों के पास में, वो तो फिजिकल फॉर्म में है। फिजिकल फॉर्म वाले शेयर्स अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे तो फिर इसमें मजा ही नहीं आएगा ना, फिर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में मूव करते रहेंगे धीरे धीरे। तो अब सेबी का ये कहना था कि जिन लोगों के पास में पहले से शेयर्स हैं फिजिकल फॉर्म में, वो लोग अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिजिकल फॉर्म वाले शेयर्स को अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब कन्वर्ट होते हैं ना शेयर्स या सिक्योरिटीज, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ
डीमटीरियलाइजेशन, इसे कहा जाता है प्रोसेस ऑफ डीमटीरियलाइजेशन। डीमटीरियलाइजेशन का मतलब होता है फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाना। सेबी ने कहा 96 के बाद से तो मिलेंगे ही खैर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, लेकिन जो 96 के पहले के शेयर्स आपके पास फिजिकल फॉर्म में पड़े हुए हैं, आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे प्रोसेस ऑफ डीमटीरियलाइजेशन। हालांकि सेबी ने यह भी कहा था कि शेयर्स मिलेंगे तो अब आपको स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेंगे, स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रॉनिक में, लेकिन इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करके रखना किसी इन्वेस्टर के लिए कंपलसरी नहीं है। अब अगर कोई इशूअर आपको शेयर्स देगा तो वो स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही देगा, फिजिकल फॉर्म में अब नहीं दे सकते। लेकिन आपकी इच्छा, आप अगर चाहो तो इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना रखकर इसको फिजिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना कंपलसरी नहीं है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ रीमटीरियलाइजेशन। फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करवाओगे तो कहलाएगा डीमटीरियलाइजेशन, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाओगे तो कहलाएगा रीमटीरियलाइजेशन। पर सेबी ने साथ के साथ फिर यह भी कह दिया था कि सिक्योरिटीज को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं रखते हो, फिजिकल फॉर्म में रखना चाहते हो तो रखो, मना ही नहीं है, बट फिजिकल फॉर्म वाले शेयर्स की आप स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग अब हम अलाउ करेंगे नहीं। अब स्टॉक एक्सचेंज पर सिर्फ उन सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होगी जो सिक्योरिटीज होंगी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से फिजिकल फॉर्म में शेयर्स रखे हुए हैं, 1996 के पहले से रखे हुए हैं फिजिकल फॉर्म में, तो सेबी ने बोल दिया फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा लो, वरना आपको स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग का सुख नहीं मिलेगा। अब अगर कोई इशूअर सिक्योरिटीज देगा तो देगा ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेना कंपलसरी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना कंपलसरी नहीं। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक से इसे कन्वर्ट करवा लो फिजिकल फॉर्म में, लेकिन जैसे ही फिजिकल फॉर्म में आओगे, याद रखना स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर पाओगे नहीं। अब इंडिया में अधिकतर इन्वेस्टर्स तो ना सिक्योरिटीज खरीदते ही इसलिए है ताकि हम लोगों को स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करने का सुख मिले, और स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करना है तो सिक्योरिटीज आपकी कंपलसरीली होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सेबी ने सारे रास्ते खुले रखे हैं, सिक्योरिटीज लोगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं रखना चाहते मत रखो, फिजिकल में रख लो, पर शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे स्टॉक एक्सचेंज पर। मंजूर है, रखो फिजिकल फॉर्म में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पहले के शेयर्स थे फिजिकल फॉर्म में उनको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करवा लो, करवाना कंपलसरी नहीं है, मत करवाओ इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट, रखो फिजिकल फॉर्म में, बट ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग तभी कर पाओगे जब आपकी सिक्योरिटीज होंगी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये है कहानी कि किस तरीके से सेबी डिपॉजिटरी सिस्टम को लेकर के आया। डिपॉजिटरी सिस्टम में कैसे सेबी ने कहा कि सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करवा लो कन्वर्ट, वरना आपको स्टॉक एक्सचेंज का सुख मिल पाएगा नहीं। और अधिकतर इन्वेस्टर्स तो खरीदते ही शेयर्स इसलिए हैं ताकि हम इसे स्टॉक एक्सचेंज पर ले जाकर के बेच सकें। अब अगर आपको शेयर्स बेचना है स्टॉक एक्सचेंज पर तो कंपलसरीली आपको शेयर्स रखने पड़ेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, ये तो था बेसिक्स। इसी में और एक स्टेप अगर आगे चलते हैं तो अब होता क्या है कि अगर कोई इशूअर सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में इशू किया करता था पहले के जमाने में, तो वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करता था। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में वो नाम लिख लिया करता था उन इन्वेस्टर्स का जिन्होंने इन सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में होल्ड कर रखा है। आज की तारीख में भी यही होता है। अगर किसी कंपनी में कोई व्यक्ति सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं बल्कि फिजिकल फॉर्म में होल्ड करता है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। अदरवाइज अगर अब कंपनी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करती है
अब तो इशू होते ही है स्ट्रिक्टली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अब कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में ना इन्वेस्टर्स के नाम नहीं लिखे जाते। पहले क्या होता था, पहले शेयर्स इशू किए तो जिसने खरीदा वो होल्ड करता था शेयर को, तो हम उस शेयर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख लेते थे। अब सिक्योरिटीज अगर इशू होंगी तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू होंगी, इन्वेस्टर्स ने अपनी तरफ से अपने अपने डीमैट अकाउंट नंबर दिए होंगे, और पक्की बात है कि ये डीमैट अकाउंट या तो है एनएसडीएल के पास वरना होगा सीडीएसएल के पास। कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं, तो 1000 के 1000 शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही इशू हुए हैं। कुछ शेयर्स एनएसडीएल के पास गए, कुछ शेयर्स सीडीएसएल के पास गए, क्योंकि कुछ के डीमैट अकाउंट एनएसडीएल में है, कुछ के डीमैट अकाउंट सीडीएसएल में है। तो आजकल क्या होता है, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अब नाम इन्वेस्टर्स के नहीं लिखे जाते, अब उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जो इन सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने वाले होते हैं डिपॉजिटरी। तो अब कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में या तो नाम होगा एनएसडीएल का वरना नाम होगा सीडीएसएल का। ठीक है, अब इन्वेस्टर्स के नाम कहां गए, तो इन्वेस्टर्स के नाम तो डेफिनेटली वो व्यक्ति मेंटेन करेगा ना जो इन डीमैट अकाउंट्स को अपने यहाँ पर मेंटेन करता है। ये अब सारे नाम वही व्यक्ति रिकॉर्ड में लिखेगा जो इन डीमैट अकाउंट्स को मेंटेन करता है, और डीमैट अकाउंट्स को मेंटेन करने वाला होता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी को ही एक्चुअली पता होता है कि आज कौन व्यक्ति ओनर है और इसने कब अपने शेयर्स किसको ट्रांसफर कर दिए हैं और अब कौन ओनर बन गया है। पहले ये सब बातें कंपनी को पता होती थी, क्योंकि पहले शेयर्स हुआ करते थे फिजिकल फॉर्म में, तो जब भी ट्रांसफर होते थे ना शेयर्स, तो कंपनी को इसके बारे में खबर मिल जाती थी। आजकल शेयर्स ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर होने ट्रांसफर होने पर खबर मिलती है डिपॉजिटरी को, क्योंकि वो इन शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहां से वहां ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसे में ना डिपॉजिटरी अब अपने यहाँ एक रजिस्टर मेंटेन करता है, जिस रजिस्टर को कहा जाता है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। इसे प्यार से हम लोग बुलाते हैं रोबो। रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स में डिपॉजिटरी इन्वेस्टर्स के नाम लिखता है, उन लोगों के नाम लिखता है जिन्होंने इन सिक्योरिटीज को खरीदा, या तो कंपनी से खरीदा है वरना खरीदने के बाद अगर इन्होंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया है तो अब एक का नाम हट जाएगा और दूसरे का नाम यहाँ पर रोबो में लिख दिया जाएगा। कहने का मतलब, जो पहले शेयर ट्रांसफर का रिकॉर्ड मेंटेन करती थी कंपनी, अब वो सारी चीजें हमको मिलेंगी डिपॉजिटरी के पास से। पहले के जमाने में अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर्स थे और शर्मा जी ने अगर वर्मा जी को ट्रांसफर किए तो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में चेंज आता था, शर्मा जी का नाम हटेगा, उनकी जगह वर्मा जी लिखाएगा। लेकिन अब अगर शर्मा जी ने शेयर्स वर्मा जी को ट्रांसफर किए हैं तो शेयर्स तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर कंपनी नहीं करेगी, ये ट्रांसफर करने वाला होगा डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी को पता है कि अब शर्मा जी ओनर नहीं है, अब ओनर है वर्मा जी। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होंगे, तो इसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिस रजिस्टर को कहा जाता है रोबो, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। ये जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इन शेयर्स को खरीदा है और जो लोग इसे ट्रांसफर कर रहे हैं, इनको अब बुलाया जाता है बेनिफिशियल ओनर्स के नाम से। कंपनी के रजिस्टर में अब इन्वेस्टर्स के नाम नहीं आते, कंपनी के रजिस्टर में अब नाम आ जाता है एनएसडीएल का एंड सीडीएसएल का। अब सपोज कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए थे, टोटल 1000 शेयर्स, इनमें से 800 शेयर्स जिनको अलॉट किए गए हैं उन लोगों के अकाउंट है एनएसडीएल के पास, तो कंपनी अपने रजिस्टर में एनएसडीएल के नाम के आगे लिख देगी 800 शेयर्स, और 200 शेयर्स चले गए हैं सीडीएसएल के पास, क्योंकि इतने शेयर्स हमने 200 शेयर्स जिनको अलॉट किए हैं ना, उन लोगों के अकाउंट है सीडीएसएल के पास, तो सीडीएसएल के नाम के आगे लिख दिए जाएंगे 200 शेयर्स। कहने का मतलब, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 800 शेयर्स होल्ड करता है एनएसडीएल और 200 शेयर्स होल्ड करता है सीडीएसएल। बट ये 800 शेयर्स अगर सपोज 100 लोगों ने खरीदे थे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में 100 लोगों ने कुछ कुछ शेयर्स खरीदे हैं और टोटल 800 खरीदे गए हैं,
तो ये एक इंडिविजुअल ने कितने शेयर्स खरीदे हैं, हर एक के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे रोबो में। रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर जिसको डिपॉजिटरी मेंटेन करता है। अगर सपोज ऐसा हुआ कि 1000 शेयर्स में से 600 शेयर्स एनएसडीएल के पास है, 200 शेयर्स सीडीएसएल के पास है और 200 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं एक व्यक्ति ने, जिसने इन शेयर्स को लिया तो था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बट बाद में उसने इसे कन्वर्ट करवा लिया है फिजिकल फॉर्म में। 200 शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होल्ड करते हैं शर्मा जी, तो अब रजिस्टर ऑफ मेंबर में एक नाम शर्मा जी का भी आएगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर में सिर्फ उनके नाम आते हैं जो लोग शेयर्स को होल्ड करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वरना फिजिकल फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 600 रखे हैं एनएसडीएल ने, 200 रखे हैं सीडीएसएल ने और शर्मा जी के पास 200 शेयर्स हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में हैं। तो जहां एनएसडीएल का नाम आया उसके आगे लिख दिए कितने शेयर्स एनएसडीएल के पास में है, सीडीएसएल का नाम आया उसके आगे लिख दिए इतने शेयर्स सीडीएसएल के पास में है। और क्योंकि अब 200 शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में शर्मा जी ने होल्ड कर रखा है, तो उनका नाम लिखकर उनके आगे लिख देंगे कि 200 शेयर शर्मा जी होल्ड करते हैं इन फिजिकल फॉर्म। ये होता है इम्पैक्ट ऑन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। अब रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर को मेंटेन करता है डिपॉजिटरी। हर एक इन्वेस्टर ने कब कितने शेयर्स खरीदे, कब कितने शेयर्स बेचे, इनका हिसाब किताब अब कंपनी के पास नहीं होता, अब ये सारा हिसाब किताब मेंटेन करता है डिपॉजिटरी और इसे लिखा जाता है एक रजिस्टर में जिसे कहा जाएगा रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम आपके मॉड्यूल में चलते हैं और मॉड्यूल में जहां पर ये लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिपॉजिटरी सिस्टम स्टार्ट होता है ना, बस वहीं के इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ पर जाओ। इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ में इन्होंने रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है डिपॉजिटरी सिस्टम में शेयर सर्टिफिकेट्स जो इन्वेस्टर्स के होते हैं, इन्वेस्टर्स के शेयर सर्टिफिकेट्स, उनको डीमटेरियलाइज किया जाता है। डीमटेरियलाइज किया जाता है इसका मतलब फिजिकल फॉर्म से इसको कन्वर्ट किया जाता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इन लोगों के नाम लिखे जाते हैं एक रजिस्टर में एज बेनिफिशियल ओनर्स। ये मैंने अभी बताया है। अब ये इन्वेस्टर्स कहलाते हैं बेनिफिशियल ओनर्स और अब इनके नाम लिखे जाते हैं एज बेनिफिशियल ओनर्स इन अ रजिस्टर। क्या इंपैक्ट होगा? फिजिकल फॉर्म से अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को कन्वर्ट करवा लिया है तो रजिस्टर में इंपैक्ट ये होगा कि इन्वेस्टर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर नाम लिख दिया जाता है डिपॉजिटरी का, जिस डिपॉजिटरी के पास में इन शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखवाया गया है। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंडिविजुअल का नाम नहीं आएगा, उसका नाम हटके चला जाएगा रोबो में और कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम आ जाएगा उस डिपॉजिटरी का जिसके पास इन शेयर्स को रखवाया गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, डिपॉजिटरी को, हालांकि डिपॉजिटरी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है और कंपनीज एक्ट कहता है कि जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आता है उनको वोटिंग राइट मिलता है, उनको डिविडेंड का अधिकार मिलता है, उनको एजीएम अटेंड करने का अधिकार मिलता है। तो अब तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम आता है डिपॉजिटरी का, भले उसका नाम आता है रजिस्टर ऑफ मेंबर में, बट उसको ये सारे अधिकार नहीं मिलते। डिपॉजिटरी को डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिपॉजिटरी को राइट टू वोट नहीं मिलेगा। ये अधिकार है तो उसके जिसने इन शेयर्स को खरीदा, खरीदने वाला इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर का नाम लिखा है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स में। तो अब ये सारे अधिकार मिलते हैं बेनिफिशियल ओनर्स को, उन लोगों को जिनका नाम लिखा हुआ है रोबो में। रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम लिखा हुआ है डिपॉजिटरी का, पर डिपॉजिटरी को इनमें से कोई अधिकार मिलेंगे नहीं। ठीक है, बस इतनी सी बात है जो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाओ, यहां पर इन्होंने बताया है कि किस तरीके से सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सिक्योरिटीज अगर है फिजिकल फॉर्म में
डीमटेरियलाइजेशन कैसे किया जाता है? डीमटेरियलाइजेशन कैसे किया जाता है, तो इसकी भी एक प्रोसेस है। डीमटेरियलाइजेशन का एक तो मतलब होता है फिजिकल फॉर्म में अगर सिक्योरिटीज है तो फिजिकल फॉर्म से सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करना इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसे कहा जाता है प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। सिक्योरिटीज ऑलरेडी अगर है फिजिकल फॉर्म में तो इशूअर ने जो रजिस्टर ऑफ मेंबर रखा होगा उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में इन्वेस्टर का नाम लिखा हुआ होगा, क्योंकि फिलहाल उसके पास ये सिक्योरिटीज है फिजिकल फॉर्म में। मैंने कहा था ना रजिस्टर ऑफ मेंबर में या तो डिपॉजिटरीज के नाम आते हैं और वरना उन इन्वेस्टर्स के भी नाम आते हैं जिन्होंने सिक्योरिटीज को रखा है इन फिजिकल फॉर्म। इशूअर है, इशूअर ने कभी इस कंपनी को सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में दी थी और अब इन्वेस्टर इस फिजिकल फॉर्म वाले शेयर सर्टिफिकेट को खत्म करके उसके बदले में लेना चाहता है सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो वो जाएगा अंडर प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। इस प्रोसेस में एक तो आता है इशूअर, एक आता है इन्वेस्टर पार्टी वन के, कौन कौन लोग आएंगे इस प्रोसेस में, तीसरा आता है डिपॉजिटरी और चौथा आता है यहाँ पर डीपी। ये चार लोग मिलकर के इस प्रोसेस को खत्म करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चले तो सबसे पहले तो आता है सिनेरियो में इन्वेस्टर। सबसे पहले ये बात इन्वेस्टर के मन में जागी होगी कि उसको अब अपनी सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। वो इन्हें फिजिकल फॉर्म में रखना नहीं चाहता, वो इन्हें कन्वर्ट करवाना चाहता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आता है सबसे पहले इन सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट करवाना चाहता है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसका डीमैट अकाउंट तो होगा। अब वो जाकर डिपॉजिटरी को बोलना चाहता है कि मेरी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बट वो डिपॉजिटरी के पास में सीधे सीधे जाएगा नहीं, वो सीधे डिपॉजिटरी के पास कोई भी बात बोलने के लिए जाएगा नहीं। उसके लिए उसे जाना पड़ता है सबसे पहले डीपी के पास। डीपी को जाकर के वो एक फॉर्म देता है जिस फॉर्म को हम लोग बुलाते हैं डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। इस फॉर्म में इन्वेस्टर अपनी सारी डिटेल्स भर के देगा, शेयर सर्टिफिकेट के नंबर्स देगा, कंपनी का नाम बताएगा, नंबर ऑफ शेयर्स बताएगा और साथ ही साथ वो एक फिजिकल फॉर्म वाला जो शेयर सर्टिफिकेट है उसके पास रखा हुआ वो भी सरेंडर कर देता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दे देता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फिजिकल फॉर्म वाले शेयर्स को खत्म करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेना चाहते हो तो फिजिकल फॉर्म वाले शेयर सर्टिफिकेट्स को खत्म करने के लिए हमें उसे सरेंडर तो करना पड़ेगा। डीपी को हमने दे दिया है डीआरएफ फॉर्म, साथ में दे दिए हैं फिजिकल फॉर्म वाला शेयर सर्टिफिकेट। ये फिजिकल फॉर्म वाले शेयर सर्टिफिकेट को डीपी पहुंचा देता है इशूअर के पास, इशूअर के पास पहुंचा देता है क्योंकि इन फिजिकल फॉर्म वाले शेयर सर्टिफिकेट्स को देने वाला भी इशूअर था। अब हमें ये फिजिकल फॉर्म वाले शेयर सर्टिफिकेट्स को कैंसिल करना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स चाहिए तो फिजिकल फॉर्म में इन शेयर्स को खोना पड़ेगा। फिजिकल फॉर्म वाले शेयर सर्टिफिकेट्स अब हो जाने हैं कैंसल, तो कैंसल भी वही करेगा जिसने इन शेयर सर्टिफिकेट्स को बनाया था। बनाने वाला इशूअर था तो इन शेयर सर्टिफिकेट्स को कैंसिल करने वाला भी रहेगा इशूअर। इशूअर इस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर पैरेलल लाइन ड्रॉ करके यहां लिख देता है कैंसल्ड फॉर डीमैट। इस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर पैरेलल लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर लिख दिया जाता है कैंसल्ड फॉर डीमैट और ये फिजिकल फॉर्म वाले शेयर सर्टिफिकेट्स हो जाते हैं फिर कैंसल। अब ये शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं रहे, फिजिकल फॉर्म में नहीं रहे, अब ये बनने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इनको बनाने वाला होगा डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी को डीपी ने तो खबर कर ही दी थी, वो जो डीआरएफ आया था ना वो तो ऑलरेडी डिपॉजिटरी को भेज दिया गया था
ताकि डिपॉजिटरी तैयारी कर ले कि उसको ये शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाने हैं। बट डिपॉजिटरी बनाएगा कब? जब इशूअर फिजिकल फॉर्म वाले शेयर सर्टिफिकेट्स को कैंसिल करके इसके बारे में डिपॉजिटरी को खबर करेगा। इशूअर ने डिपॉजिटरी को बताया, डिपॉजिटरी अब डीमैट अकाउंट में, इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में इन शेयर्स को क्रेडिट कर देता है। इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट की जानकारी कहां से मिली? तो ये डीआरएफ उसने भर के भेजा था ना, इसमें उसने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी थी कि ये मेरा डीमैट अकाउंट नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस अकाउंट में इन शेयर्स को डाल देना। तो डीमैट अकाउंट में अब डिपॉजिटरी डाल देता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स। क्योंकि शेयर्स अब डीमैट अकाउंट में आ गए हैं तो इन्वेस्टर का नाम लिख दिया जाता है अब रोबो में, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर में अब इस इन्वेस्टर का नाम लिख दिया जाएगा कि ये व्यक्ति के शेयर्स अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास है। कंपनी ने जैसे ही शेयर सर्टिफिकेट्स को फिजिकल फॉर्म में कैंसिल किया था तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में से इन्वेस्टर का नाम हटा दिया जाएगा और इन्वेस्टर के नाम के बदले में वहां पर नाम लिख दिया जाएगा डिपॉजिटरी का, जिस डिपॉजिटरी के पास में ये शेयर्स अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखाए गए हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी ने इन शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। फिजिकल फॉर्म में शेयर्स कैंसिल हो चुके हैं। इशूअर को पता है फिजिकल में नहीं रहे, डिपॉजिटरी को पता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए हैं, बट इन्वेस्टर्स को तो अभी तक नहीं पता कि ये काम हो चुका है। तो डिपॉजिटरी जाकर इसकी खबर देगा डीपी को और डीपी जाकर ये खबर सुनाकर आएगा इन्वेस्टर को। अब इन्वेस्टर अपने डीमैट अकाउंट में चेक कर सकता है, वहां जाकर के जब वो देखेगा डीमैट अकाउंट में तो उसको पता चल जाएगा कि उसके शेयर्स आ चुके हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चले थे फिजिकल फॉर्म में और कन्वर्ट होकर आए हैं इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इस प्रोसेस को हम लोग बुलाते हैं प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन की प्रोसेस में बस इतना ही होगा, 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, शेयर्स फिजिकल फॉर्म में मूव करते हुए आते हैं और फाइनली पहुंचते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, ये है प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। अब डीमटेरियलाइजेशन की प्रोसेस तो पढ़ ही चुके हो, हाथों हाथ हम लोग अब यहां पर पढ़ लेते हैं प्रोसेस ऑफ रीमटेरियलाइजेशन भी। डीमटेरियलाइजेशन में क्या किया था? फिजिकल फॉर्म से सिक्योरिटीज को हमने कन्वर्ट करवाया था इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में गया था तो पहले फिजिकल में कैंसिल हुआ, फिर इलेक्ट्रॉनिक में बना। अब की बार रीमटेरियलाइजेशन में सिक्योरिटीज ऑलरेडी है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अब इनको हमें कन्वर्ट करना है इन फिजिकल फॉर्म। सिक्योरिटीज अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो पक्की बात है कि रोबो में इन्वेस्टर का नाम लिखा हुआ होगा और इन्वेस्टर के नाम के आगे सपोज 100 शेयर्स लिखे हुए हैं। तो सपोज ये एनएसडीएल है और एनएसडीएल ने ये रोबो मेंटेन कर रखा है और रोबो में एनएसडीएल ने लिखा है इन्वेस्टर का नाम और उसके नाम के आगे लिखे हैं 100 शेयर्स। तो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट रहा होगा। वो जो इशूअर है, इशूअर के रजिस्टर ऑफ मेंबर में अभी नाम लिखा हुआ है एनएसडीएल का। एनएसडीएल के नाम के आगे लिखे हैं 800 शेयर्स और 800 शेयर्स में से 100 शेयर्स किसके हैं? वो इस इन्वेस्टर के हैं जो अब इन सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करवाना चाहता है इन फिजिकल फॉर्म। ठीक है, एनएसडीएल के नाम के आगे 800 शेयर्स लिखे हैं। 800 इसलिए लिखे हैं बिकॉज एनएसडीएल ने दूसरों के भी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, दूसरे इन्वेस्टर्स भी हैं इस कंपनी के। तो और इनमें से 100 शेयर्स उस इन्वेस्टर के हैं जो अब इसे कन्वर्ट करवाना चाहता है इनटू फिजिकल फॉर्म। तो पहले प्रोसेस शुरू करते हैं, पहले इन शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं और फिर उसके बाद हम इफेक्ट देखेंगे रजिस्टर्स पे कि क्या इफेक्ट आने वाला है। इस रीमटेरियलाइजेशन की प्रोसेस में भी वही 4 लोग आएंगे जो लोग पहले डीमटेरियलाइजेशन की प्रोसेस में आए थे, बस सिर्फ इसका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा बदलेगा। सबसे पहले यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टर ही आएगा क्योंकि उसी के मन में सबसे पहले इच्छा जागी होगी कि अपनी सिक्योरिटीज को अब वो कन्वर्ट करवाना चाहता है इनटू फिजिकल फॉर्म। इसके लिए उसे फिर से जाकर के डिपॉजिटरीज को बोलना था, बट बात वही है डिपॉजिटरीज के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो अब पहले ये चला जाता है डीपी के पास, डीपी को जाकर के एक फॉर्म भर के देता है।
RRF रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म यहाँ पर अकेले ही जाएगा। ऊपर हमने DRF के साथ में फिजिकल फॉर्म वाला शेयर सर्टिफिकेट दिया था क्योंकि वो हमारे हाथों में था, बट यहाँ RRF में रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म में शेयर्स ऑलरेडी है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, हमारे हाथों में है ही नहीं, तो हमने सिर्फ RRF देना है DP को, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। इस RRF को जाकर के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देकर आ जाता है डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी को बोल देते हैं कि भाई इन्वेस्टर के जो 100 शेयर्स आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, अब वो चाहता है कि इनको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो डीमैट अकाउंट में इन्वेस्टर के नाम पर शेयर्स क्रेडिट साइड पर लिखे हुए हैं, डिपॉजिटरी एक अपोजिट एंट्री देगा डेबिट साइड पर। तो पहले जो 100 शेयर्स लिखे थे क्रेडिट साइड पर, उसके बदले में 100 शेयर्स लिख दिए जाएंगे डेबिट साइड पर और लिख दिया जाएगा कैंसल्ड फॉर डीमैट, लिख दिया फॉर रीमैट, सॉरी कैंसल फॉर रीमैट लिख दिया जाएगा। तो 100 शेयर्स पहले एक तरफ था, अब दोनों तरफ हो गए हैं, बैलेंस हो जाएगा 0। अब ये 100 शेयर्स तो हो चुके हैं कैंसल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अब ये शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं रहे, लेकिन इन्वेस्टर को अब ये शेयर्स फिजिकल फॉर्म में चाहिए, और फिजिकल फॉर्म में शेयर्स फिजिकल फॉर्म वाला सर्टिफिकेट देने वाला होता है इशूअर। तो डिपॉजिटरी ये शेयर्स कैंसिल करने के बाद इशूअर को बता देगा, इशूअर से बोल देंगे कि भाई फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट बनाकर अब इन्वेस्टर को भेज देना। तो इशूअर अब बना देगा शेयर सर्टिफिकेट इन फिजिकल फॉर्म, और इस शेयर सर्टिफिकेट को पोस्ट कर दिया जाएगा इन्वेस्टर के बताए हुए पते पर। और इन्वेस्टर का पता कहां से मिला, तो वो जो RRF था ना, उसकी एक कॉपी इशूअर को भी दे दी जाती है और उसमें सारे डिटेल्स इन्वेस्टर ने लिख करके भेज दिए हैं। अब इशूअर ये शेयर सर्टिफिकेट भेज देता है सीधे इन्वेस्टर के बताए हुए पते पर। शेयर्स चले थे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और अल्टीमेटली कन्वर्ट होकर पहुंच गए हैं फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्टर के पास। इन्वेस्टर को जो चाहिए था उसको मिल गया है। शेयर्स को पहले कैंसिल करेगा डिपॉजिटरी और उसके बाद इनको फिजिकल फॉर्म में बनाएगा इशूअर। शेयर्स को भेजा जाएगा सीधे इन्वेस्टर के बताए हुए पते पर। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर में क्या इंपैक्ट आएगा। पहले इस व्यक्ति का नाम रोबो में लिखा हुआ था क्योंकि उसके पास ये शेयर्स थे इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब इसका नाम रोबो में से हट जाएगा क्योंकि अब ये शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ही नहीं। अब ये शेयर्स है फिजिकल फॉर्म में, तो इन्वेस्टर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया जाएगा और रजिस्टर ऑफ मेंबर में इन्वेस्टर के नाम के आगे लिख दिए जाएंगे 100 शेयर्स जिनको वो होल्ड करता है इन फिजिकल फॉर्म। बट क्योंकि ये 100 शेयर्स पहले NSDL के नाम के आगे लिखे हुए थे, तो अब NSDL के नाम के आगे अमेंडमेंट किया जाएगा और 800 की बजाय वहां पर लिख दिए जाएंगे अब NSDL के पास बचे हैं सिर्फ 700 शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि ये 100 शेयर्स जो 800 में से 100 थे वो अब फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ गए हैं इन्वेस्टर के नाम के आगे। ये इंपैक्ट पड़ेगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। NSDL का नाम काटा नहीं जाता, इसलिए काटा नहीं जाता बिकॉज NSDL ने सिर्फ 100 शेयर्स कन्वर्ट किए हैं, बाकी 700 शेयर्स तो अभी भी NSDL के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो अमेंडमेंट कहाँ आएगा, चेंजेस कहाँ आएंगे, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में। पहले 800 शेयर्स थे, अब 700 शेयर्स हैं, वो 100 कहाँ गए, तो वो 100 आ गए हैं इन्वेस्टर के पास इन फिजिकल फॉर्म। ये चेंज आएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में। एक प्रोसेस हमने पढ़ी है डीमटेरियलाइजेशन की, एक प्रोसेस हमने पढ़ी है रीमटेरियलाइजेशन की। डीमैट में फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाते हैं, रीमैट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में आते हैं। हालांकि अगर अब शेयर्स फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं तो अब ये इन्वेस्टर इन शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर पाएगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं हमारे मॉड्यूल पर। तो मॉड्यूल में देखो एक तो पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ता है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पर। नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया है डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि इन्वेस्टर को ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन टू होल्ड द सिक्योरिटीज इन डिपॉजिटरी फॉर्म थ्रू पार्टिसिपेंट।
इन डिपॉजिटरी फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करेगा थ्रू पार्टिसिपेंट। तो लिखा है इन्वेस्टर्स अगर डिपॉजिटरी सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा अपना शेयर सर्टिफिकेट। ये शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर होकर पहुंचेगा इशूअर के पास। इशूअर अपने इन शेयर सर्टिफिकेट्स को कर देगा कैंसल। फिर उसके बाद वो इन्फॉर्म कर देगा कि शेयर्स को कर दिया जाए, इशूअर कंपनी इन्फॉर्म कर देगा डिपॉजिटरी को कि शेयर्स को कर दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिर डिपॉजिटरी रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर में इस इन्वेस्टर का नाम लिख लेता है और शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके डीमैट अकाउंट में डाल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर और भी कुछ लिखा है कि किस तरीके से ये कैसे इन्वेस्टर अवेल कर सकता है सर्विस ऑफ डिपॉजिटरीज को। तो पहले पॉइंट में इन्होंने लिखा है इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, पहले से जो शेयर फिजिकल फॉर्म में है उनको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब भी कन्वर्ट होगा हमेशा कहलाएगा डीमटेरियलाइजेशन। और डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है ये हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। फिजिकल फॉर्म वाला शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर होंगे, कैंसल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनेंगे और डिपॉजिटरी इसके बारे में बता देगा, लिख देगा रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स में। दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जब कोई कंपनी फ्रेश इशू लेकर आएगी तो क्या होगा। तो भाई अगर कंपनी फ्रेश इशू लेकर आएगी तो इन्वेस्टर शेयर एप्लीकेशन फॉर्म में अपने डीमैट अकाउंट की सारी डिटेल्स लिख करके दे देगा। और अगर कंपनी ने इस इन्वेस्टर को शेयर्स अलॉट किए तो ये शेयर्स उस व्यक्ति के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ट्रांसफर मतलब वहां पर क्रिएट कर दिए जाएंगे। अलॉट किया तो इन्वेस्टर इशूअर बताएगा डिपॉजिटरी को और डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट में इन शेयर्स को डाल देता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्रेडिट कर देता है। तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। ये भी हम लोग पहले समझ चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति एग्जिट करना चाहता है फ्रॉम डिपॉजिटरी सिस्टम, एग्जिट करना चाहता है मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से बाहर निकल के फिजिकल फॉर्म में आना चाहता है, तो हम इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ रीमटेरियलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ रीमटेरियलाइजेशन में अब शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहले खत्म हो जाते हैं और फिर इन शेयर्स को बना दिया जाता है फिजिकल फॉर्म में। रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर में से नाम हट जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में इन्वेस्टर का नाम चढ़ जाएगा, बिकॉज अब वो इन शेयर्स को होल्ड करता है इन फिजिकल फॉर्म। अगर कोई शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं विद इन द डिपॉजिटरी तो क्या इंपैक्ट होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ध्यान से समझो। एनएसडीएल के पास शर्मा जी का अकाउंट है, एनएसडीएल के पास वर्मा जी का भी डीमैट अकाउंट है। शर्मा जी का भी डीमैट अकाउंट एनएसडीएल के पास, वर्मा जी का भी डीमैट अकाउंट एनएसडीएल के पास है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एनएसडीएल में शर्मा जी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर्स खरीद कर रखे हैं, एनएसडीएल के पास रखे हुए हैं, एनएसडीएल के पास रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एनएसडीएल का नाम लिखा हुआ होगा और एनएसडीएल के नाम के आगे 1000 शेयर्स लिखे हुए होंगे, क्योंकि शर्मा जी के 1000 शेयर एनएसडीएल के पास है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एनएसडीएल के नाम के आगे 1000 शेयर्स शर्मा जी वाले लिखे हुए होंगे। इतना तो हम सब जानते हैं। अब हुआ ये है कि शर्मा जी ने अपने रिलायंस के ये 1000 शेयर्स वर्मा जी को बेच दिए हैं। वर्मा जी को अब ये शेयर्स बेच दिए गए हैं, तो शर्मा जी के डीमैट अकाउंट में से निकल के अब ये शेयर्स पहुंच जाते हैं वर्मा जी के डीमैट अकाउंट में। रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर बना हुआ है। रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर में शर्मा जी के नाम के आगे लिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर्स। अब इस रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर में चेंज आएगा। एनएसडीएल अब अपने इसी रोबो में लिखेगा शर्मा जी के नाम के आगे अब ये शेयर्स नहीं है, अब ये शेयर्स आ गए हैं वर्मा जी के नाम के आगे 1000 शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के। रोबो में चेंज आया, शर्मा जी के नाम की जगह अब नाम आ गया है वर्मा जी का। पहले ये शेयर शर्मा के पास थे, अब ये शेयर्स हैं वर्मा के पास।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के रजिस्टर ऑफ मेंबर में हम इसका इंपैक्ट देखते हैं। शर्मा जी का अकाउंट एनएसडीएल के पास था, वर्मा जी का अकाउंट भी एनएसडीएल के पास में ही है। तो अगर कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में देखो तो यहाँ तो एनएसडीएल के नाम के आगे पहले भी 1000 शेयर्स लिखे थे, अभी भी 1000 शेयर्स लिखे हुए होंगे। पहले शर्मा जी की वजह से होल्ड करा था एनएसडीएल ने, अब वर्मा जी की वजह से होल्ड करके बैठा है एनएसडीएल। तो एनएसडीएल के नाम के आगे तो कुछ चेंज आया ही नहीं, पहले भी एनएसडीएल था, अभी भी एनएसडीएल है, पहले भी 1000 शेयर्स थे, अभी भी 1000 शेयर्स है। फर्क पड़ा तो सिर्फ रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स में, क्योंकि यहां पर एक ओनर, यहां पर एक बेनिफिशियल ओनर बदल गया। पहले शर्मा जी थे और अब उनकी जगह आ गए हैं वर्मा जी। तो कहने का मतलब है कि अगर विद इन अ डिपॉजिटरी कोई शेयर ट्रांसफर होते हैं, विद इन अ डिपॉजिटरी मतलब शेयर ट्रांसफर भी हुए बट दोनों के दोनों लोग, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, दोनों के दोनों इसी डिपॉजिटरी के पास में अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं, तो देखा जाए तो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में कोई चेंज आएगा ही नहीं। यहां शेयर ट्रांसफर हो भी गया और कंपनी के रजिस्टर में इसका कोई इंपैक्ट आया भी नहीं। चलो कुछ और करते हैं। एनएसडीएल के पास में शर्मा जी का अकाउंट है और शर्मा जी के अकाउंट के आगे लिखा हुआ है 1000 शेयर्स। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एनएसडीएल के नाम के आगे लिखे हुए हैं 1000 शेयर्स। शर्मा जी ने अपने शेयर्स बेच दिए हैं किसी दूसरे व्यक्ति को जिसका नाम है वर्मा जी, और वर्मा जी अपना अकाउंट रखते हैं सीडीएसएल के पास। तो अब इंपैक्ट क्या होगा? एनएसडीएल के रजिस्टर ऑफ मेंबर में से शर्मा जी का नाम तो हट ही जाएगा, पूरी तरह से हट जाएगा, और सीडीएसएल के रजिस्टर रोबो में वर्मा जी के नाम के आगे आ जाएंगे 1000 शेयर्स। पहले ये 1000 शेयर्स वर्मा जी के नाम के आगे थे नहीं, अब लिख दिए जाएंगे 1000 शेयर्स सीडीएसएल के रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर में। कहने का मतलब अब यहाँ पर दोनों के रोबो पे इफेक्ट पड़ेगा, एनएसडीएल के भी और सीडीएसएल के भी। एनएसडीएल वाले के नाम के आगे से हटेगा और सीडीएसएल वाले के नाम के आगे चढ़ेगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी चेंज आएगा। अब एनएसडीएल के नाम के आगे से ये 1000 शेयर्स हटा दिए जाएंगे, क्योंकि अब ये 1000 शेयर्स होल्ड करता है सीडीएसएल, और सीडीएसएल के नाम के आगे लिख दिए जाएंगे 1000 शेयर्स। ये इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर कहलाता है, ये कहलाता है इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर। और ये पहले वाला एग्जाम्पल था इंट्रा डिपॉजिटरी ट्रांसफर का। इंट्रा का मतलब एक ही डिपॉजिटरी के पास दोनों के अकाउंट्स हैं, तो कोई रजिस्टर ऑफ मेंबर में चेंज भी नहीं आना। लेकिन अगर दोनों के अकाउंट्स अलग अलग डिपॉजिटरीज के पास में हैं, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी चेंज आएगा और रोबो में तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, बस यही बात यहां पर बताई गई थी। ये जो है ना, इन केस ऑफ ट्रांसफर विद इन द डिपॉजिटरी, तो विद इन द डिपॉजिटरी में लिखा हुआ है डिपॉजिटरी अपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेगा कि ट्रांसफर हुआ है, शर्मा जी के नाम की बजाय शर्मा जी के पास से ट्रांसफर हो गया है वर्मा जी के पास, और सूटेबल इसके बारे में इफेक्ट दे दिया जाएगा रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स में। रजिस्टर ऑफ मेंबर में तो इसका कोई इंपैक्ट पड़ने वाला भी नहीं है। ठीक है, इन केस ऑफ प्लेज क्या करेंगे? तो प्लेज का मतलब होता है सिक्योरिटीज को, शेयर्स को गिरवी रखवाना। पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, तो हम बकायदा अपने हाथों से देकर आते थे कि इन शेयर्स को गिरवी रख लो। अब तो शेयर्स है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और अब अगर इनको गिरवी भी रखवाना है, इनका प्लेज भी करना है, तो उसके लिए भी हमें जाना पड़ेगा डिपॉजिटरी को बोलने के लिए, बिकॉज शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है डिपॉजिटरी। हम अब अपने आप से जा जाके अपने शेयर्स को प्लेज कर पाएंगे नहीं। कैसे होगा प्लेज का सिस्टम? यहाँ इन्होंने बताया है कि अगर हम सिक्योरिटीज को प्लेज करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसके लिए पहले हमें अप्रूवल लेना पड़ती है फ्रॉम डिपॉजिटरी। क्योंकि हम किसी के पास अगर अपने शेयर्स गिरवी रखवाना चाहते हैं, तो पहले डिपॉजिटरी से कंफर्मेशन तो ले लो कि वाकई में आपके पास इतने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या नहीं। हमारे अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इनको डिपॉजिटरी उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है जिसके पास हम इन शेयर्स को गिरवी रखना चाहते हैं।
लेकिन जिसको दिए गए हैं, प्लेजी को, जिसके पास ये शेयर्स पहुंचाए गए हैं ना, उस प्लेजी के डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स रख तो दिए जाएंगे, लेकिन वहां पर इनको अभी रोक दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। प्लेजर है, सपोज ऐसा कुछ हो रहा है कि एक व्यक्ति है प्लेजर, एक व्यक्ति है प्लेजर और एक व्यक्ति है प्लेजी। प्लेजी से लोन लिया गया है, प्लेजी ने प्लेजर को लोन दिया है और लोन अमाउंट सपोज है, लोन अमाउंट सपोज है 10 लाख रुपए का, और 10 लाख रुपए के बदले में प्लेजर ने कहा है कि मेरे शेयर्स गिरवी रख दो इस प्लेजी के पास। तो प्लेजी के पास अब डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे हुए हैं प्लेजर के, यहां से इन शेयर्स को उठा करके ट्रांसफर कर दिया जाता है प्लेजी के डीमैट अकाउंट में। लेकिन जब ये शेयर्स प्लेजी के डीमैट अकाउंट में आते हैं ना, तो इनको अभी कर दिया जाता है फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है इनको अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रखेंगे तो सही, बट प्लेजी अभी इन शेयर्स में डील नहीं कर पाएगा। 10 लाख रुपए प्लेजर ने कहा था कि मैं 2 महीने में वापस कर दूंगा, और अगर मैं 2 महीने में आपके 10 लाख रुपए नहीं लौटा पाया, तो ये जो शेयर्स आपके पास हमने दे दिए हैं ना, इन शेयर्स को आप रिलीज करवा लेना और रिलीज करवा के इनको बेच देना। 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने तक प्लेजर अभी तक पैसे लेकर के वापस नहीं आया, तो शर्त के अनुसार अब इन शेयर्स को कर दिया जाएगा रिलीज। और रिलीज कर देंगे इसका मतलब अब इस डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स फ्री हो चुके हैं फॉर ट्रांसफर। तो अब अगर चाहे तो प्लेजी इन शेयर्स को किसी को भी बेच दे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही ये शेयर्स ट्रांसफर होकर चले जाएंगे किसी और के खाते में। जिसको भी प्लेजी बेचेगा वहां से उसको पैसे मिल जाएंगे और उस खरीदने वाले को मिल जाते हैं ये शेयर्स। लेकिन अगर सपोज 2 महीने के अंदर अंदर ये प्लेजर 10 लाख रुपए देने के लिए वापस आ जाता है, तो ये शेयर्स को फिर रीट्रांसफर कर दिया जाएगा इस प्लेजर के डीमैट अकाउंट में। रीट्रांसफर इसलिए कर देंगे क्योंकि 10 लाख तो हम पे कर चुके हैं, तो वो जो शेयर्स हमने सिक्योरिटी के तौर पे रखवाए थे अब वो वापस कर दिए जाएंगे प्लेजर को। इन्हें फ्रीज करके रखा जाता है 2 साल के लिए, ताकि प्लेजी को भी तसल्ली रहे कि शेयर्स मेरे पास आ गए हैं, और ये फ्रीज रहेंगे ताकि इनको वो बेच ना पाए तब तक जब तक कि वो डिफॉल्ट नहीं कर देता है प्लेजर। ये होता है सिस्टम ऑफ प्लेज। प्लेज करने से पहले इन्होंने कहा है कि हमें अप्रूवल लेना पड़ती है, परमिशन लेना पड़ती है फ्रॉम डिपॉजिटरी। ऑब्वियसली लेना पड़ेगी, बिकॉज डिपॉजिटरी के ही कंफर्म करेगा कि इस व्यक्ति के पास में इतने शेयर्स हैं भी या नहीं है, बिकॉज शेयर्स अब होते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे अभी और है डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन, हालांकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, बट एक बार हम लोग इसे यहां से भी पढ़ने वाले हैं। तो डीमैट एंड रीमैट क्या है वो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से।